पुराने जमाने में महेंद्रगढ़ का एक राजा हुआ करता था, राजा महेंद्र सिंह। वो बहुत अक्खड़, घमंडी और क्रोधी स्वभाव का था। उसे अपने आगे कोई दिखाई नहीं देता था। जो भी उसकी बात का विरोध करता, उसे वो कड़े से कड़ा दंड देता। राजा जितना अभिमानी था, उतना ही जिज्ञासु भी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना ये जाना जाए कि मेरे अपने परिवार के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसके परिवार में रानी तिलोत्तमा और 3 छोटी बड़ी राजकुमारियां थी। सबसे पहले राजा अपनी पत्नी तिलोत्तमा के पास गया और बोला, तिलोत्तमा, हम वर्षों से साथ रह रहे हैं। तुम्हें जो भी चाहिए था मैंने हमेशा दिया। बताओ तो सही, तुम्हें ये सारा सुख संपत्ति किसके भाग्य से मिली है? रानी तिलोत्तमा मुस्कुराई, अपने पति की गोद में सिर रखकर बोली, स्वामी, ये सब आपके भाग्य से ही संभव हुआ है। आप ना होते तो मैं ये वैभव कैसे पाती? मेरे लिए तो आप ही मेरा भाग्य हैं और आप ही मेरे भगवान। राजा महेंद्र सिंह ये सुनकर प्रसन्न हो गया। उसने रानी को गले लगाते हुए कहा, तुम सचमुच बुद्धिमान और सुशील नारी हो। इसके बाद राजा ने अपनी तीनों बेटियों को एक एक करके बुलाया और वही प्रश्न पूछा, बेटी बताओ, तुम्हें ये सुख सुविधाएं किसके भाग्य से मिली हैं? बड़ी 2 राजकुमारियों ने भी वही उत्तर दिया जो उनके पिता सुनना चाहते थे। पिताजी, ये सब आपके भाग्य से मिला है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब सबसे छोटी राजकुमारी फूल कुमारी आई तो उसका उत्तर अलग था। उसने विनम्रता से कहा, पिताजी, सबका भाग्य रचने वाला भगवान है। उसी ने मेरे भाग्य में ये सुख लिखा है। उसी के लिखे अनुसार ही मुझे आपके घर जन्म मिला और ये वैभव मिला। इसलिए ये सब मेरे भाग्य से प्राप्त हुआ है। राजा महेंद्र सिंह ये सुनकर तमतमा उठा, लेकिन अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, मेरी प्यारी फूल कुमारी, शायद तुम मेरी बात ठीक से समझ नहीं पाई। मैं पूछ रहा हूं, मेरे महल में जो तुम रोटी खाती हो, वो किसके भाग्य से खाती हो? कौन खिलाता है तुम्हें वो रोटी और पकवान? फूल कुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, वही मेरा भाग्य है जिसने मुझे आपकी पुत्री के रूप में जन्म दिया। इस संसार में हर कोई अपने पने भाग्य की रोटी खाता है। मैं भी अपने भाग्य की रोटी खा रही हूं। राजा का धैर्य अब जवाब दे गया। वो क्रोध से लाल होकर दहाड़ा, क्या कहा? ये सारा सुख जो मैं तुझे दे रहा हूं, तू उसे अपना भाग्य बताती है? मूर्ख लड़की, तू मेरी कृपा को अपना भाग्य कहती है? निकल जा मेरे घर से, मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। फूल कुमारी पिता के चरणों में गिरकर रोने लगी। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पुत्री हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। आप मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहां जाऊंगी? लेकिन राजा का हृदय अब पत्थर बन चुका था। उसने गरजते हुए कहा, चुप बिगड़ैल लड़की, इस घर को अपना घर मत कहे, ये मेरा घर है। फिर उसने दासियों को बुलाकर आदेश दिया, फूल कुमारी के शरीर से राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दो। उसे किसी दासी की पुरानी मैले कपड़े पहना दो। दासियों ने वैसा ही किया। फूल कुमारी अब राजकुमारी से एक भिखारिन जैसी लग रही थी। राजा ने क्रोध में कहा, अब बता फूल कुमारी, किसके भाग्य से तू ये सुख भोग रही थी? किसके भाग्य से तू अब ये दुर्दशा देख रही है? फूल कुमारी ने पिता से कहा, आपको खुश करने के लिए मैं झूठ भी बोल सकती हूं पिताजी। कह सकती हूं कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो आपके भाग्य से मिला है, आपसे मिला है। लेकिन मेरे झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। राजकुमारी की ये निर्भीकता सुनकर राजा महेंद्र सिंह आग बबूला हो उठा। उसने क्रोध में दहाड़ते हुए बाहर पहरे पर तैनात सैनिकों को आवाज दी। कुछ ही पलों में कई सैनिक दौड़ते हुए आए और राजा के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। राजा ने कठोर स्वर में आदेश दिया, राजकुमारी फूल कुमारी को तुरंत किसी तेज रफ्तार रथ में बिठाकर हमारे राज्य से बहुत दूर किसी दूसरे राज्य के जंगल में छोड़ाओ, जहां से ये कभी लौट ना सके। बहुत घमंड है इसे अपने भाग्य पर। आज से ये जंगलों में भटकेगी, भूख ही मरेगी, तभी समझेगी कि भाग्य नहीं, राजा की कृपा ही सुख देती है। राजकुमारी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर राजा महेंद्र सिंह का हृदय नहीं पसीजा। सैनिकों ने राजकुमारी को घसीटते हुए बाहर ले गए
और आदेशानुसार राज्य की सीमा पार एक घने जंगल में छोड़ दिया। समय बीतता गया। राजा का जीवन फिर पहले की तरह चलने लगा, लेकिन उधर राजकुमारी फूल कुमारी भूखी प्यासी जंगलों में भटकती रही। दिन बीते, रातें कटी, उसका चेहरा मुरझा गया, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसका विश्वास अभी भी अडिग था। भगवान सब देख रहे हैं, मेरा भाग्य वही लिखते हैं। कई दिनों बाद वो भटकते भटकते एक विशाल मार्ग पर पहुंची। संयोग से उसी रास्ते से विजयगढ़ राज्य का प्रसिद्ध व्यापारी सेठ धर्म सिंह अपने काफिले के साथ गुजर रहा था। धर्म सिंह विदेशों में 5 वर्ष तक व्यापार करने के बाद अपने राज्य लौट रहा था। वो बहुत प्रसन्न था। आज 5 साल बाद मैं अपनी पत्नी सावित्री और अपनी एकमात्र बेटी से मिलूंगा। अचानक रथ के आगे एक युवती बेहोश होकर गिर पड़ी। सेवकों ने तुरंत उसे उठाकर सेठ धर्म सिंह के पास लाया। उसके मैले कपड़े और चेहरे पर जमी धूल के बावजूद धर्म सिंह ने जब उसका चेहरा देखा तो चौंक पड़ा। ये तो बिल्कुल मेरी बेटी फूल कुमारी जैसी लग रही है, वो विस्मित होकर बोला। लेकिन ये यहां भटक रही है और इस हाल में क्यों? धर्म सिंह ने उसे अपने रथ में बैठाया और विजयगढ़ में स्थित अपनी शानदार कोठी में ले आया। जब उसकी पत्नी सावित्री ने दरवाजा खोला और पति के साथ एक भिखारिन जैसी युवती को देखा तो चौंकते हुए बोली, ये आप किसे लेकर आए हैं? ये तो किसी गरीब कन्या जैसी लग रही है, मगर इसका चेहरा, ये तो बिल्कुल हमारी बेटी फूल कुमारी जैसा है। धर्म सिंह ने भावुक होकर कहा, हाँ सावित्री, मुझे भी यही लगा। वही नाक नक्श, वही चेहरा, लेकिन ये यहाँ कैसे? सावित्री की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमे स्वर में कहा, आप भूल रहे हैं जी, हमारी बेटी फूल कुमारी तो 5 वर्ष पहले मर गई थी जब आप विदेश गए थे। एक जहरीले सांप ने काट लिया था। धर्म सिंह गहरा दुखी हो गया, पर फिर भी उसने कहा, फिर भी देखो ना सावित्री, इसका नाम भी फूल कुमारी है और चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही। ये तो मानो हमारी बेटी फिर से लौट आई हो। सावित्री ने दासियों को बुलाया और कहा, इसे नहला धुला दो, अच्छे वस्त्र पहनाओ, फिर हमारे पास लाओ। जब दासियों ने उसे सुसज्जित किया और उसके चेहरे से कालिख मिटाई तो दोनों दंपत्ति स्तब्ध रह गए। वो सचमुच उनकी खोई हुई पुत्री जैसी लग रही थी। धर्म सिंह ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और यहां कैसे पहुंची? तब फूल कुमारी ने अपनी पूरी कहानी, अपने पिता राजा महेंद्र सिंह का अहंकार, अपना निर्वासन और अपने भाग्य पर विश्वास, सब कुछ बताया। सुनकर सावित्री की आंखें नम हो गईं। उसने धर्म सिंह से कहा, सुनिए जी, इसका नाम भी फूल कुमारी है और ये बिल्कुल हमारी स्वर्गवासी बेटी जैसी दिखती है। क्यों ना इसे हम अपनी बेटी बना लें? शायद यही हमारे भाग्य का लिखा हो कि हमारी खोई हुई बेटी का प्यार हमें फिर से मिल जाए। सेठ धर्म सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा हूं सावित्री। ईश्वर ने इस कन्या को हमारे जीवन में दोबारा भेजा है ताकि हमारी खोई हुई बेटी का प्यार हमें फिर से मिल सके। इसके बाद से फूल कुमारी सेठ धर्म सिंह के घर उनकी बेटी बनकर रहने लगी। इसी दौरान विजयगढ़ के वृद्ध और बीमार राजा विजय सिंह का निधन हो गया और राज्य की गद्दी उनके युवा कुंवारे और महत्वाकांक्षी पुत्र राजा विराट विक्रम ने संभाल ली। राजा विराट विक्रम ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए आसपास के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। पराजित राजाओं और उनके परिवारों को उसने कारागार में बंद कर दिया। एक दिन राजा विराट विक्रम ने अपने राज्य की प्रजा को दर्शन देने के लिए भव्य रथ यात्रा प्लानी। विजयगढ़ की सड़कों पर जनसमूह उमड़ पड़ा। जब रथ सेठ धर्म सिंह की कोठी के सामने से गुजरा, उसी समय फूल कुमारी छत पर खड़ी होकर अपने लंबे रेशमी बालों को संवार रही थी। अचानक राजा की दृष्टि ऊपर उठी। उसने जब फूल कुमारी को देखा तो उसकी सुंदरता और शालीनता देखकर मुग्ध हो गया। वो उसी क्षण निश्चय कर बैठा, यही मेरी रानी बनेगी। राजा ने अपने महामंत्री को तुरंत सेठ धर्म सिंह के पास भेजा और फूल कुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा। सेठ धर्म सिंह और सावित्री के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी कि स्वयं राजा विराट विक्रम उनकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पूरा विजयगढ़ उत्सव में डूब गया। 1 वर्ष बाद फूल कुमारी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा विराट विक्रम अत्यंत प्रसन्न हुआ
उसने रानी से कहा, रानी जी, हम चाहते हैं कि आप अपने हाथों से मिठाई बनवाकर सभी कैदियों में बांटें, ताकि हमारे पुत्र के जन्म की खुशी में सभी का आशीर्वाद मिले। जब फूल कुमारी मिठाई बांटने कारागार पहुंची तो उसे वहां एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें ठिठक गईं। सामने उसके वास्तविक माता पिता राजा महेंद्र सिंह, रानी तिलोत्तमा और उसकी बहनें बंदी थीं। फूल कुमारी की आंखों में आंसू आ गए। वो उन्हें तुरंत पहचान गई, पर उन्होंने उसे नहीं पहचाना। आखिरकार उनके लिए फूल कुमारी तो वर्षों पहले मर चुकी थी। रानी ने सोचा, ये युवती कितनी सुंदर और दयालु है, ठीक हमारी छोटी फूल कुमारी जैसी। पर फूल कुमारी ने अपनी पहचान प्रकट नहीं की। उसने चुपचाप सबको मिठाई दी और उनके चरणों में प्रणाम किया। महल लौटकर उसने अपने पति राजा विराट विक्रम से कहा, स्वामी, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूं। राजा मुस्कुराया। कहो रानी, तुम्हारी इच्छा ही हमारी आज्ञा है। फूल कुमारी बोली, पुत्र जन्म की खुशी में कृपया सभी कैदियों को मुक्त कर दीजिए, और विशेष रूप से महेंद्रगढ़ के राजा महेंद्र सिंह और रानी तिलोत्तमा को भी, क्योंकि वे ही मेरे वास्तविक माता पिता हैं। यह सुनकर राजा विराट विक्रम क्षण भर के लिए मौन रह गया। फूल कुमारी ने आगे कहा, स्वामी, उन्हीं ने मुझे अपने अहंकार में घर से निकाल दिया था, लेकिन ईश्वर ने मुझे फिर से माता पिता के रूप में सेठ धर्म सिंह और सावित्री दिए। उन्होंने मुझे अपनी सगी बेटी की तरह पाला और आज मैं इस मुकाम पर हूं। राजा विराट विक्रम ने प्रभावित होकर कहा, रानी, तुम्हारा हृदय सचमुच बहुत बड़ा है। राजा महेंद्र सिंह ने तुम्हारे साथ जो किया वो क्षमा योग्य नहीं है, परंतु तुम्हारे उदार भाव का सम्मान करते हुए हम उन्हें मुक्त करेंगे और उनका राज्य भी लौटा देंगे। राजा ने आदेश दिया, सभी कैदियों को रिहा किया जाए और महेंद्रगढ़ का राज्य उसके असली स्वामी महेंद्र सिंह को वापस दिया जाए। कुछ ही दिनों बाद फूल कुमारी ने अपने माता पिता और बहनों को विदा करते समय कहा, पिताजी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही आपकी ठुकराई हुई बेटी फूल कुमारी हूं। देखिए, मेरे भाग्य ने आज भी मुझे सब सुख दिए हैं। आप भी मेरे कारण ही अपना पुराना राज्य और सम्मान वापस पा रहे हैं। अब बताइए, इसके पीछे किसका भाग्य है? राजा महेंद्र सिंह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, नहीं बेटी, ये सब तुम्हारे भाग्य का ही लिखा है। फूल कुमारी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, ईश्वर हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग लिखता है। इस संसार में कोई किसी के भाग्य की रोटी नहीं खाता। हर कोई अपने पने भाग्य की रोटी खाता है। रानी तिलोत्तमा और उसकी बहनें फूल कुमारी को गले लगाकर रो पड़ी। राजा महेंद्र सिंह भी सिर झुकाए खड़ा था। अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ किए गए अन्याय की शर्मिंदगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।